तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग व्याकरण विधि जो केवीएस टीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम है, कक्षा 9-10 में व्याकरण विधि चलती है। तो व्याकरण विधि का वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हम लोगों ने उच्चारण स्थान वर्ण विचार के अंतर्गत उच्चारण स्थान तो अब पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रत्याहार बनाना, माहेश्वर सूत्र, पाणिनि ऋषि के विषय में कैसे उनको माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे इत्यादि के विषय में पढ़ लिया है। अब ये स्वरों के संबंध में हम लोगों को अध्ययन करना है। प्रत्याहार का अध्ययन कर लिया है। स्वर, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अब इन सब के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्वर के विषय में पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वर क्या है, अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। जब आप लोग प्रत्याहार बनाना हम लोगों ने सीखा था, एक प्रत्याहार बना के सीखा था कैसे प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, सूत्र के विषय में भी पढ़ा। वह सूत्र क्या नियम प्रतिपादित करता है, इसके विषय में भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा पहली फाइल में। अब इस फाइल में पढ़ लेते हैं कि स्वरों के भेद क्या हैं और उनके भेद, यदि भेद हो रहे हैं तो उनकी विशेषता क्या है, किस आधार पर स्वरों का भेद किया गया है इत्यादि के विषय में विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसी व्याकरण विधि के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो स्वर क्या है, तो स्वर अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, जितने अक्षर आते हैं, उन सबको स्वर कहा जाता है। और स्वर की विशेषता क्या है, तो जो वर्ण है इसके विषय में हम लोगों ने पहली फाइल में पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड पढ़ना आवश्यक है। तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के आधार पर ये अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं। ये एक पंक्ति में स्वर की परिभाषा हो गई। यही परिभाषा हम लोगों को याद किए रहनी होगी, क्योंकि इसके पश्चात लिखित परीक्षा के पश्चात हम लोगों को इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू में जब पास हो जाएंगे हम लोग तभी फाइनली चयन माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इन चीज़ों को थ्योरी पढ़ते समय चीज़ें नोट करके जो जो पॉइंट में आ रही हैं उनको लिख लेना है, ध्यान में भी रखना है। तो स्वर क्या है, स्वर की एक पंक्ति में आप बताइए कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं वही स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है, तो व्यंजन के विषय में इसके उलट हो जाएगा कि जो वर्ण अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है, क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना किसी स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन वही है जो स्वर की सहायता से। स्वर क्या है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। आप सीधे सीधे एक पंक्ति में यही कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अब इसके पश्चात प्लुत क्या हो जाएंगे, तो इसके प्लुत के विषय में भी यहाँ इसे कैटेगराइज करके दिया है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले ये हो गया स्वर की परिभाषा हो गई, एक पंक्ति में स्वर की परिभाषा हो गई कि स्वर क्या है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर हैं। ये हो गई स्वर की परिभाषा। अब स्वर के भेद, ये हो गया स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के, ये प्रश्न एक ही बन जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न हो गया, परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। अब दूसरा प्रश्न बन जाएगा, स्वर के 3 भेद होते, कौन कौन से स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, तो स्वर के जो भेद होते हैं वे ह्रस्व दीर्घ प्लुत करके 3 भेद होते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया। इसीलिए जो संभावित प्रश्न है उन पे भी हम लोग चर्चा करते चलते हैं, ताकि और समझ बने हम लोगों की। पाठ्यक्रम व्याकरण जो हल्का पुल्का व्याकरण इसमें आ रहा है व्याकरण विधि के अंतर्गत, उसमें हमारी समझ बने और हम अभ्यस्त हो जाएं इन सब चीज़ों को विषय में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, ये एक भेद हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इनकी भी परिभाषा हम लोगों के, पहले ये तो स्वर एक मोटी सी सामान्य सी परिभाषा हो गई स्वर की कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। अब हो गया स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब इसी प्रकार ह्रस्व, यहाँ जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ह्रस्व स्वर की क्या परिभाषा है, दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा होती है, प्लुत स्वर की क्या परिभाषा होती है, इनकी भी परिभाषा याद किए रहना है। ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के, या फिर जिस स्वर के कहेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हो गई ह्रस्व स्वर की परिभाषा।
ह्रस्व स्वर की परिभाषा, उसे जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यही की पॉइंट है इसका, कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है। अब इस ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं ये काउंटिंग भी याद किए रहनी है हम लोगों को। तो 1 2 3 4 5 ह्रस्व स्वर में किन की गिनती होती है? इन 5 स्वरों की गिनती होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यह भी एक क्वेश्चन हो गया, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं? तो मूल स्वर अ ई उ री री को कहते हैं। इन्हें आप, एक प्रश्न यही बन गया कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं? तो मूल स्वर अ ई उ री री को कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में दे देंगे और पूछेंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं। इसके पश्चात ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर अ ई उ री री को कहते हैं। इसी को उलट करके दो प्रश्न बन जाएंगे आराम से इस पे। एक हो गया इसकी परिभाषा और दो हो गए इसकी संख्या से संबंधित। तो 3 प्रश्न ह्रस्व स्वर पे हो गए सीधे सीधे। इस पे संभावित प्रश्न कोशिश करेंगे कि व्याकरण विधि खत्म करके हम लोग चर्चा कर लें, या व्याकरण इसके 100-200 जो क्वेश्चन आ रहे हैं व्याकरण विधि पे, ऐसे क्वेश्चन बना के यहीं पे ऐसे हिंदी में ही बनाएंगे क्वेश्चन, संस्कृत में नहीं बनाएंगे। ऐसे ही बना के हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार व्याकरण विधि पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन के माध्यम से भी पूरी व्याकरण विधि को पढ़ लेंगे हम लोग। ये हो गया ह्रस्व स्वर के विषय में। फिर दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ, इनकी भी परिभाषा ये हो गई ह्रस्व स्वर की परिभाषा, कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। ये सीधे सीधे इसको याद किए रहना है कि ह्रस्व स्वर 5 है। संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। ह्रस्व स्वर जो 5 ह्रस्व स्वर हैं उन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ये भी याद किए रहना है। फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री, ये हो गए 4। फिर ए ऐ ओ औ, ये हो गए संयुक्त, इन्हीं को आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर में कितने हुए? 8 दीर्घ स्वर दे रहे हैं। री के विषय में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। री ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है। री का जो दीर्घ रूप होता है, दीर्घ रूप जो होता है ये इस प्रकार है। तो यह केवल वेद में, वर्तमान में वेद में केवल इस स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्वर के अंतर्गत, दीर्घ स्वर के अंतर्गत 8 स्वर आ रहे हैं। तो कितना ही पढ़ना है? तो इसमें आ ई उ री हो गए, फिर ए ऐ ओ औ हो गए। तो इन्हीं जो 8 स्वर दीर्घ स्वरों में की संख्या 8 है, और इनमें जो अंतिम 4 हैं इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर दो स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे ए है तो आई आ प्लस ई बराबर, यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, उसके पश्चात ये हो गया ए बना। तो ये आ और ई के मेल से बना है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार आ प्लस ए बराबर आए, इसी प्रकार आ प्लस उ बराबर ओ हो गया। फिर आ प्लस ओ बराबर आओ। इन दो स्वरों के मेल से ये बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनको दीर्घ स्वर भी कहा जाएगा, संयुक्त स्वर भी कहा जाए। तो इनकी दो दो संज्ञा, इनको दो दो नाम दिया गया है। संयुक्त स्वर, इन चारों को दो दो नाम दिया गया है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। स्पष्ट हो गया? दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? तो इनकी संख्या 8 है। इनमें जो जो दीर्घ लिकार है, इसका प्रयोग वर्तमान में केवल वेद में हो रहा है, इसलिए इस काउंटिंग में इनको नहीं गिना गया है। प्लुत स्वर,
इसके पश्चात प्लुत स्वर आते हैं। तो प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जैसे ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो स्पष्ट है कि प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 या उससे अधिक, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है? संबोधन में। कोई दूर है, बहुत दूर है, आपसे काफ़ी दूर स्थित है कोई व्यक्ति, तो उसको बुलाने के अर्थ में जोर से जब उच्चारण करते हैं हम लोग, इतनी इतनी लाउडली, इतने जोर से बोलते हैं कि हमारी आवाज़ उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम काफ़ी तेज़ी से आवाज़ करेंगे, तेज़ी से उसके लिए आवाज़ लगाएंगे, तभी वो सुन पाएगा। तो इस प्रकार जो तेज़ी से बुलाया जाता है, किसी का आह्वान आवाहन किया जाता है, तो उसी में उस तब वहाँ पे जो उच्चारण का स्केल होता है, मीटर होता है गले का, वह 3 मात्राओं का हो जाता है, इसीलिए उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर को लिपि में लिखने के लिए जो जैसे हिंदी में 3 लिखा जाता है, हिंदी की गणना में 3 लिखा जाता है, उसी संख्या से इस प्लुत स्वर का द्योतन होता है। अर्थात इसको चिन्हित करने के लिए इसका जो चिन्ह है, प्लुत स्वर को जो अभिव्यक्त करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है लिपि में लिखने में, उसको 3, जो हिंदी की 3 संख्या है, उसी 3 संख्या के रूप में इसको चिन्हित करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्लुत स्वर, लिपि में प्लुत को 3 संख्या से में दिखाते, 3 संख्या से लिखकर दिखाते हैं। तो स्पष्ट हो गया प्लुत स्वर क्या है? जहाँ पे 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हीं को प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका जीवन में बहुत उपयोग है, इसीलिए संस्कृत वर्णमाला में प्लुत स्वर को शामिल किया गया है। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, पदे पदे पे ऐसी प्रायः ये किसी का आवाहन करने में, दूर से बुलाने में, या फिर संगीत में जब आलाप लिया जाता है, जब गायक आलाप लेते हैं तो उस आलाप में भी 3 मात्रा आया करती है। 3 या उससे ज़्यादा जब जिनका गला बहुत अच्छा है, स्केल गाने का बहुत ऊंचा है, तो उनके उनके जो स्केल होता है बुलाने का, उसमें 3 से अधिक मात्राओं का भी प्रयोग हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे प्लुत स्वर का उपयोग होता है। तो संबोधन में और गायन में, आलाप में इनका बेहद ही प्रयोग होता है प्लुत स्वरों का, इसलिए संस्कृत वर्णमाला में प्लुत स्वर को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के साथ ही प्लुत स्वर को शामिल किया गया है। अब इसके पश्चात सभी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जितने भी यहाँ पे ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 8 हैं। प्लुत स्वरों को यहाँ पे 3 संख्या से द्योतित किया जाता है। तो इसी प्रकार इनके प्लुत भेद, जितने भी ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं, इनके प्लुत स्वर भी हुआ करते हैं, इनके प्लुत भेद भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जितने ह्रस्व और दीर्घ हैं, इनके प्लुत भी भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं, उनके भी 3 भेद, 2 भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक का अर्थ है कि जिनके ऊपर जैसे आ लिख दिया, आ लिखा, और इसके ऊपर जिसको हिंदी में आप चंद्रबिंदी कहते हैं, उसको संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं। तो एक आकार को ऐसे लिख दिया तो ये क्या हुआ? अनुनासिक है। ये आकार जो है ये अनुनासिक है। और फिर आ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बिना इस चिन्ह के लिख दिया, तो इसको ये अनुनासिक आकार है, ये अननुनासिक आकार है। इस प्रकार ये आ के 2 भेद हो गए। ये आकार है, इसके 2 भेद हो गए। इसी प्रकार फिर उदात्त और अनुदात्त, और इसी का फिर उदात्त और अनुदात्त 2 भेद हो जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तो भेद होते ही हैं। फिर उदात्त अनुदात्त होता है, फिर अनुनासिक और अननुनासिक भेद होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक स्वर के 18 भेद हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पे अ, ई, उ है, इन सब के 18 भेद हुआ करते हैं। फिर जो लृकार है इसमें दीर्घ स्वर का अभाव होता है, इसलिए इसके 12 भेद हुआ करते हैं। और ए, आई जो संयुक्त स्वर हैं, एच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने स्वर आते हैं, उनके ह्रस्वाभाव के कारण उनके भी 12 भेद हुआ करते हैं। तो ये हो गए स्वरों के भेद। चूंकि यहाँ पे अनुनासिक, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त का भेद नहीं दिखा रहे हैं, व्याकरण विधि में जितना दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा बता दिया कि लृकार के जो हैं वो 12 भेद हुआ करते हैं। क्यों? यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों ने लिया हो, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में सीधे सीधे लिख रहे हैं। लृ वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्, एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा है विस्तार से। उदयाचलम चैनल की प्लेलिस्ट में
संज्ञा प्रकरण डाला गया है, वीडियो डाला गया है। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो संज्ञा प्रकरण वहाँ पे देख लीजिए, सारा विस्तार से पढ़ाया गया है कि स्वरों के भेद के विषय में विस्तार से पढ़ाया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ाया गया है। यदि आवश्यकता है तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे जितना व्याकरण विधि में दिए हैं। तो इस प्रकार सभी सभी ह्रस्व सभी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सभी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर अनुनासिक अनुनासिक के भेद से पुनः इनके दो दो भेद हो जाते हैं। तो अनुनासिक अनुनासिक भेद करने से दो दो भेद हुए, फिर उदात अनुदात भी इनके भेद हुआ करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक स्वर के 18 भेद हो जाते हैं। एच के अंतर्गत ये जो ऋकार है इसमें दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। एच के अंतर्गत जो स्वर हैं उनके भी ह्रस्वाभाव के कारण उनके जो भेद हैं ह्रस्व भेद नहीं होते हैं, ह्रस्व नहीं होता है उनका, इसलिए उनके 12 ही भेद होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के ऋकार और एच को छोड़कर बाकी जो स्वर हैं उनके 18 भेद हुआ करते हैं। तो ये हो गया स्वरों के भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब इसके पश्चात यही जो यहाँ पे अनुनासिक अनुनासिक की चर्चा की है, यहाँ पीडीएफ में भी दे रहे हैं, तो अब इसके विषय में पढ़ लेते हैं। अनुनासिक अनुनासिक का यहाँ पे दे रहे हैं पीडीएफ में, तो ठीक आगे पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीडीएफ में दिया गया है ठीक वैसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों को व्याकरण विधि का ही ध्यान देना है। जितना मैटर इसमें आ रहा है इसको लर्न बाय हार्ट पूरा याद कर लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे केवीएस में। आप लोगों को विस्तार से इसके विषय में पढ़ना होगा। तो उदयाचलम चैनल की प्लेलिस्ट पर व्याकरण के जो वीडियोज डाले गए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी से भी डाले गए हैं, संज्ञा प्रकरण के सारे वीडियोज डाले गए हैं। संज्ञा प्रकरण आप देख सकते हैं, मान लीजिए पूरा व्याकरण ना देखिए तो भी संज्ञा प्रकरण के जो वीडियोज डाले गए हैं वहाँ पे उसको खोल के देख सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक अनानुनासिक के विषय में। हम लोगों ने देखा कि जहाँ चंद्रबिंदी जो हिंदी में बोली जाती है उसी को संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक और अनुनासिक किसको कहते हैं इसकी परिभाषा एक एक लाइन में दे रहे हैं, परिभाषा भी याद रखनी है हम लोगों को। अनुनासिक अनुनासिक इसका जो चिन्ह है ये है, व्याकरण में संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला में अनुनासिक का यह चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में इसको चंद्रबिंदी कहते हैं। तो अनुनासिक क्या है, क्या है ये, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी परिभाषा में दे रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, अर्थात मुख और नासिका के संयोग से जिसका उच्चारण होता है, मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अनुनासिक ये स्वर है, ये स्वर के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। संस्कृत वर्णमाला में इसको स्वर कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी या फिर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, या फिर जिसको मुख के साथ नासिका से भी बोला जाता है, उसी को अनुनासिक स्वर कहते हैं। आप ये कह सकते हैं, किंतु एक सीधी सीधी बनी बनी परिभाषा यही है कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये हो गए अनुनासिक स्वर की परिभाषा। अब निरनुनासिक या फिर अनानुनासिक इसको निरनुनासिक के अलावा आप अनानुनासिक भी कह सकते हैं। तो निरनुनासिक या अनानुनासिक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं उन्हें या फिर वह निरनुनासिक है या फिर वही निरनुनासिक कहलाता है। इसको आप अनानुनासिक भी कह सकते हैं कि जो स्वर केवल मुख से ही उच्चारित होता है उसको अनानुनासिक कहते हैं, या फिर वही अनानुनासिक कहलाते हैं, या फिर वही निरनुनासिक कहलाते हैं। निरनुनासिक कहिए या फिर अनानुनासिक कहिए, अनानुनासिक निरनुनासिक या फिर अनानुनासिक।
अब इसके पश्चात स्वर के विषय में ये खत्म हो गया। अब व्यंजन पर आ जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के विषय में कह रहे हैं। व्यंजन कहिए या फिर हल कहिए, हल कहते हैं तब भी व्यंजन का बोध होता है, व्यंजन कहते हैं तब भी उससे हल का बोध होता है। संस्कृत वर्णमाला में इनको हल वर्ण कहा जाता है। हल वर्ण भी कहते हैं, व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे जितने भी संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्ण हैं वो सभी आ जाते हैं। हल कहने का अर्थ है व्यंजन। इसके लिए एक प्रत्याहार ही है हल प्रत्याहार, आप लोग खुद बना के देखिए। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। तो हल हल वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है, इनको इनकी जो बंधी बंधाई एक परिभाषा है वह क्या है, तो वह है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या फिर हल वर्ण कहते हैं। व्यंजन के विषय में आप ये रटी रटी परिभाषा न भी याद करिए, फिर भी अपने से ही बना लीजिए कि जिनका उच्चारण जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है वही व्यंजन वर्ण हैं। तो व्यंजन वे हैं जो स्वर के बिना अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं, अपने अस्तित्व का बोध नहीं करवा पाते हैं, वही व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन को लिखा कैसे जाता है, तो स्वर जैसे यहाँ पे क है, इसको आप क कह रहे हैं, तो ये क केवल क नहीं है, ये हल वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आकार छिपा हुआ है। जब इस व्यंजन को इसके मूल रूप में स्वर रहित जब हल को लिखेंगे, हल वर्ण के, या फिर जो इसके अंदर ये ह्रस्व आकार इसके अंदर छिपा हुआ है, इस ह्रस्व आकार को जब इससे निकाल देंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे, तो इसका बचेगा ये क। तो स्वर रहित हल वर्ण का बोध कराने के लिए इस प्रकार उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। क लिखिए, आप उसके नीचे हलंत लगा दिए तो वो अपने मूल स्वर में हल वर्ण हो गया। और जब इस प्रकार लिखेंगे, उसके अंदर आकार छिपा रहेगा क के अंदर, तब इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। उसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा या हलंत यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं यह वह, जैसे इस प्रकार यहाँ पे जैसे ये दिखा रहे हैं, जैसे कु चू टू तू पू, ये इनको वर्ग कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें कुल कितने वर्ण आते हैं, जब इनको काउंट करेंगे आप तो इसमें 25 वर्ण आते हैं। इन्हीं को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अर्थात जिनके उच्चारण, जब उच्चारण के समय इनके उच्चारण स्थानों को जिह्वा स्पर्श करती है, इनको छूते हुए जब जिह्वा जहाँ से ये जिस मुंह के जिस भाग से ये उच्चरित होते हैं उन स्थानों को जिह्वा स्पर्श करते हुए इनको उच्चरित करती है, तो उन्हीं इसी कारण इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो ये कु चू टू तू पू, इनको एक वर्ग का है। कु चू टू तू पू कहने का अर्थ है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनको व्याकरण में कु चू टू तू पू कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये वर्ग नहीं कह के सीधे सीधे कु चू टू तू पू कहेंगे कि ये वर्ण है, तो ये कु चू टू तू पू के अंतर्गत आता है, या फिर कहेंगे ये स्पर्श के अंतर्गत आता है, इस प्रकार। तो जैसे कु कहने का अर्थ है कि क ख ग घ। अब इनके अंदर जो स्वर छिपा हुआ था, जो आकार छिपा हुआ है, उस आकार को निकाल दिया गया, तो ये मूल स्वर हो गए। ये सारे जो क ख ग घ यहाँ पे हलंत सहित हैं, ये सब स्वर रहित व्यंजन हैं। स्वर रहित ये ककार है, स्वर रहित ये खकार है, स्वर रहित ये गकार है, स्वर रहित घकार है, और स्वर रहित यहाँ पे अंगकार है। जिसमें जब इसमें आकार सहित स्वर सहित जब इनको लिखा जाएगा तो ये हो जाएंगे क ख, इस प्रकार लिखे जाएंगे, इस प्रकार इनको लिखा जाएगा। अब जब इनके नीचे हलंत लगा दिया तो मतलब कि इनके अंदर जो आकार छिपा हुआ था, जो स्वर छिपा हुआ था, वो हट गया। तो इसी प्रकार इस प्रकार लिखा तो ये हो गया क, अर्थात ये स्वर सहित है, आकार सहित है। जब इसके अंदर जो आकार छिपा हुआ इसको हटा देंगे तो इसके नीचे हलंत लगा दीजिए, हो गया ये हल वर्ण, ये हलंत सहित ककार हो गया, तो ये मतलब ये स्वर रहित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे चू है, चू में च छ ज झ इया, तो ये सब स्वर रहित हैं, स्वर रहित हैं, इसीलिए इनके नीचे हलंत आ रहा है। जब इनमें आकार आ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा, तब इनका उच्चारण भी सुकरता से हो जाएगा। अभी इनका उच्चारण नहीं हो सकता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है इनके उच्चारण में, इसीलिए इनका उच्चारण जीवा आसानी से नहीं कर पाती है। इस कारण से जो भी ये व्यंजन वर्ण है इनमें आकार छिपा ही रहता है, क्योंकि इनका अपने अब ये हलंत वर्ण सहित इनका बोध स्पष्टता से नहीं हो पाता है। इसी कारण इनमें स्वर आया करता है। इनको बोधित कराने के लिए, इनको प्रतिपादित करने के लिए, इनका प्रख्यापन करने के लिए इनके साथ स्वर वर्ण आता है, क्योंकि बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। इसीलिए
स्वर इनकी सहायता, इनको बोधित करने के लिए, इनको प्रख्यापित करने के लिए स्वर आया करता है इनके साथ। तो इसीलिए इस परिभाषा में कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता वही व्यंजन है। तो ये बिना स्वर की सहायता की अपने आप को बोधित नहीं करा सकते, अपने आप को प्रख्यापित नहीं करा पाते हैं, इसीलिए ये व्यंजन हैं। तो इस प्रकार चू कहने का अर्थ है च छ ज झ इया, अर्थात ये भी सब हलंत लिए हुए हैं, तो स्पष्ट है कि ये स्वर रहित है। इसी प्रकार टू में ट ठ ड ढ अड़, तो ये हो गया ट वर्ग। अब ये हलंत सहित आ रहा है तो स्पष्ट है कि ये स्वर रहित हैं, सारे वर्ण स्वर रहित हैं, इसलिए इनका उच्चारण नहीं हो सकता अभी। जब तक इनके साथ आकार नहीं जुड़ेगा आकर, या आकार के अलावा या कोई कोई भी स्वर आ जाए, तभी इनका उच्चारण स्पष्टता से हो पाता है, अन्यथा इनका उच्चारण नहीं हो पाता है। अब तू कहने का अर्थ है कि त थ द ध न हलंत लिए हुए हैं सभी, इसलिए स्पष्ट है कि इनके साथ स्वर नहीं, ये स्वर रहित हैं। सारे वर्ण जो यहाँ पे लिखे हैं सब स्वर रहित हैं, इस प्रकार इनको त वर्ग कहा जाता है। अब पू कहने का अर्थ है प फ ब भ म, 5 वर्ण, तो प्रत्येक इस कू चू टू तू में प्रत्येक के साथ 5-5 वर्ण आते हैं कुल मिला के। अब ये 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 25 कुल मिला के, इसलिए जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श वर्ण कहने का मतलब है 25, इनकी संख्या को भी काउंट किए रहना चाहिए, हम लोगों को याद किए रहना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ पे हलंत लगा के बोध कराने का अर्थ यही है कि ये सभी स्वर रहित हैं, स्वर रहित हैं, तो इनका उच्चारण नहीं हो सकता है जब तक इनके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा। तो ये हो गए आप इनको का वर्ग, खा वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग भी कह सकते हैं, कुचू टू तू पू भी कह सकते हैं। कुचू टू तू पू कहने का अर्थ है ये सारे वर्ग। इसके पश्चात अब आ रहा है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं? य व र ल, य व र ल। अंतस्थ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आवश्यकता पड़ने पर स्वर का भी बोध कराते हैं, स्वर का भी कार्य करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ये व्यंजन का भी कार्य करते हैं, तो इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो जितने भी यहाँ पे अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति को लिए हुए होते हैं, इसीलिए कारण इनको अर्धस्वर कहा जाता है, अर्थात आधा स्वर का कार्य करते हैं, आधा आधा व्यंजन का कार्य करते हैं। इसके पश्चात ऊष्म वर्ण आ रहा है, ऊष्म श, इसको श बोलेंगे, इसको श बोलेंगे, इसको स बोलेंगे, इसको ह बोलेंगे। श, श, स, ह, इनके उच्चारण में भी ध्यान देना चाहिए। ये तालव्य श है, तालव्य से, तालव्य जो जीवा का स्थान है, तालव्य से इनका बोध होता है, इनका मूर्धा से, मूर्धा अर्थात जहाँ पे काकली होती है वहाँ से इसका बोध होता है। तो इसलिए ये तालव्य स्वर, ये तालव्य सकार है, ये मूर्धन्य शकार है, और ये दंती स है। तालव्य शकार, दंती, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, दंती सकार, आप इसे दंतव्य भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में सकार 3 होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य। तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, इसको दंती भी कहते हैं, दंती सकार, दंती। इनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। श, 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 ये हो गया श तालव्य, मूर्धन्य श, और स, सीधे सीधे। तो उच्चारण में भी ध्यान देना चाहिए, किंतु हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो अब क्षेत्रीयता के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनका उच्चारण सही सही जब ध्यान देंगे तब उच्चारण सही होगा, जब ध्यान हट जाएगा तो सीधे सीधे दंती सकार आता है, क्योंकि आदत वही पड़ी है बचपन से। इसलिए ऐसा तभी हो सकता है, इनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण तभी होता है जब निरंतर अभ्यास किया जाए, 20-21 दिन का निरंतर वैसे ही बोल बोल के अभ्यास किया जाए, तब उच्चारण सही हो जाता है। तो संस्कृत में उच्चारण का इसीलिए बेहद महत्व है। अब किसी जैसे ये का और ये शकार जिसे क्ष लिखा है, ये जो अपने हिंदी वर्णमाला में छ और छ 2 आते हैं, तो ये छाता वाला छ हो गया, क्षत्रिय वाला छ हो गया। इसके उच्चारण में भी हम लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि ये छकार है, क्षत्रिय वाला क्षकार है, ये क और श से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्ष कहते हैं। इसके भी उच्चारण हम लोग गलती करते हैं, इसको क्ष बोला जाता है। इसको भी आप इसका उच्चारण करिए तो ये भी आप पता चलना चाहिए उच्चारण में, और ये भी पता चलना, क्ष क्ष इस प्रकार बोला जाता है, क्ष। तो ये हो गया अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन अब क्या आ रहा है? अब उच्चारण स्थान आ रहा है। इसके पश्चात ये अनुनासिक, अनुनासिक हो गया।
स्पर्श वर्ण आ रहा है। स्पर्श वर्ण के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। स्पर्श वर्ण ये हैं, तो स्पर्श वर्ण लिख के भी पढ़ा देते हैं। स्पर्श वर्ण क्या है? ये सारे 25 स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसके विषय में यहाँ पे दे रहे हैं ध्यान से। तो स्पर्श वर्ण है, अनुस्वार है, इसके पश्चात विसर्ग, विसर्ग संयुक्त व्यंजन है, फिर उच्चारण स्थान आ रहा है। तो सबके विषय में विस्तार से पढ़ लेते हैं। बेहद ही काम का PDF है ये चैप्टर आजीवन काम आने वाला है, इसलिए बेहद ही ध्यान से इसको पढ़ना है हम लोगों को। जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी से भी जो जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे चर्चा करते चल रहे हैं। बाकी इनको विस्तार से हमने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी पढ़ाया है उच्चारण स्थानों को। आप लोग वहाँ भी PDF देख सकते हैं। उदयाचलम संस्थान की प्लेलिस्ट में व्याकरण वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे PDF पड़े हुए हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सारी संज्ञा, जितनी संज्ञाएं आ रही हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, सबको पढ़ा चुके हैं हम, और वो सारे वीडियोज पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। अभी परीक्षा है, इसलिए टू द पॉइंट पढ़िए। जितना इसमें व्याकरण विधि में दिया है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। परीक्षा के पश्चात आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोग संज्ञा प्रकरण विशेष रूप से देख लीजिएगा चैनल पे। बाकी अभी पढ़िए, अभी क्योंकि अभी थ्योरी वाली परीक्षा निकालनी है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ये अनुनासिक व्यंजन हो गया। इसके पश्चात अब स्पर्श वर्ण पढ़ लेते हैं। स्पर्श अंतस्थ ऊष्म आ रहा है, उसके पश्चात अनुस्वार आ रहे हैं, फिर उच्चारण स्थान आ रहा है। स्पर्श वर्णों के विषय में यद्यपि हम लोगों ने पढ़ लिया है, किंतु PDF में यहाँ पुस्तक में दे रहे हैं कि स्पर्श हेडिंग दे के यहाँ परिचय करा रहे हैं कि उपर्युक्त अर्थात क से लेकर मा तक, क से लेकर मा तक अर्थात क, कु चू टू तू पू, जिनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, कु चू टू तू और पू। कु चू टू तू पू, ये कु चू टू तू पू कहने का अर्थ है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उपर्युक्त क से लेकर म तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि इनके उच्चारण के समय इन सभी क से लेकर म तक अर्थात ये पांचों वर्गों में जो वर्ण आ रहे हैं, जब इनका उच्चारण होने लगता है तो इनके उच्चारण के समय जिह्वा जिन स्थानों को स्पर्श करते हुए इनको उच्चरित करती है, इसी कारण इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। जिस स्थल से इनका उच्चारण होता है उन स्थलों को जिह्वा पूरी तरह से स्पर्श करती है। स्पर्श, जिह्वा के स्पर्श करके इनको उच्चारण करने के कारण, इनको उच्चरित करने के कारण ही इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा स्पर्श वर्ण किन्हें कहते हैं। इसके पश्चात पांचों वर्गों में अर्थात क, च, ट, त, प, जितने ये 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण अंग, ञ, अण, नमा, प्रत्येक वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, अंग, ञ, अण, नमा, इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। क्योंकि अनुनासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से ही होता है। मुख और नासिका दोनों से ही उच्चरित होने के कारण इनको अनुनासिक कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने अनुनासिक और अनुनासिक के विषय में पढ़ा है। अनुनासिक के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हीं को अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का चिन्ह संस्कृत वर्णमाला में इस प्रकार का है और यह स्वर के अंतर्गत आता है। यह स्वर है, यह जिन वर्णों के ऊपर लग जाता है, इसी प्रकार जिन वर्णों के ऊपर लग जाता है उनको अनुनासिक कहा जाता है। और जितने भी स्वर हैं वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में जितने स्वर हैं, उन सभी स्वरों के भेद अनुनासिक अनुनासिक के भेद से दो भेद हुआ करते हैं। प्रत्येक स्वर अनुनासिक सहित भी हुआ करता है और अनुनासिक रहित भी हुआ करता है। इसी कारण स्वरों के भेद अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो प्रकार का हुआ करता है। इसके विषय हम लोगों ने पढ़ा, जैसे आकार है, इस प्रकार ये आकार के 2 भेद हो गए। क्यों भेद हुए? ये अनुनासिक और अनुनासिक के कारण। एक में अनुनासिक लगा दिया, एक में नहीं लगाया, तो ये अनुनासिक है, अनुनासिक आकार है, और ये अननुनासिक आकार है। इस प्रकार इसके 2 भेद हो गए, 2 भेद हो गए इस आकार के। इसी प्रकार सभी स्वरों के विषय में समझना चाहिए कि जितने भी स्वर हैं वो अनुनासिक सहित भी हुआ करते हैं और अनुनासिक रहित भी हुआ करते हैं। इसी कारण उनके प्रत्येक स्वर के इस स्वर के कारण 2 भेद हुआ करते हैं। फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद हुआ करते हैं। उसके पश्चात उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, फिर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 भेद हुआ करते हैं। तो कुल मिला के 18 भेद हुआ करते हैं। 12 भेद सिर्फ
लृकार के होते हैं क्योंकि उसका वह दीर्घ नहीं हुआ करता है, और एच के होते हैं, एच अर्थात ए आई ओ औ के भी 12 भेद हुआ करते हैं क्योंकि वह उसमें ह्रस्व का अभाव होता है। ह्रस्वाभाव के कारण वह उसके 12 भेद हुआ करते हैं एच के, और दीर्घाभाव के कारण ऋकार के भी 12 भेद हुआ करते हैं। तो भेद के संबंध में लोगों ने पढ़ा है, ये अनुनासिक है। इस प्रकार जिनके ऊपर ये चंद्रबिंदी या फिर अनुनासिक लग जाएगा उनको अनुनासिक कहा जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि इसकी विशेषता यही है कि ये मुख और नासिका दोनों से ही उच्चरित होता है, इस कारण इसको अनुनासिक कहते हैं। इसी प्रकार जो वर्गों के अंतिम अक्षर हैं अंग या अड़ नमा, इनको भी अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक कहने का कारण यह है कि इनको भी मुख और नासिका दोनों से ही बोला जाता है। मुख और नासिका दोनों से उच्चारण की विशेषता होने के कारण इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक भी कहा जाता है। स्पर्श वर्ण भी हैं तो इनकी दो दो संज्ञा हो गई। पहली हो गई स्पर्श वर्ण, ये स्पर्श वर्ण के भी अंतर्गत आते हैं और अनुनासिक के भी अंतर्गत आते हैं। इनके जो वर्गों के अंतिम अक्षर, इनके दो दो भेद हो गए, स्पर्श वर्ण और अनुनासिक वर्ण। अनुनासिकता इनमें मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होने के कारण इनको अनुनासिक कहा जाता है। स्पर्श वर्ण के 25 जो स्पर्श वर्ण उनके अंतर्गत आने के कारण भी इनके दो भेद हो गए। तो इस प्रकार स्पर्श वर्ण और अनुनासिक दोनों ही इनको कहा जाएगा। अब अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं, इनके विषय में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। या र ल व ये अंतस्थ वर्ण, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है और अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके विषय में हम लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस पे 2 प्रश्न आराम से बन जाएंगे। ऐसे बुकलेट में पूछ लेगा कि अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं, तो ऐसे ही बुकलेट में दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे। और फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर जो अंतस्थ हैं वही अर्धस्वर हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति इनकी हुआ करती है। आवश्यकता पड़ने पर ये स्वर का भी कार्य कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये व्यंजन का भी कार्य कर लेते हैं। अर्थात स्वर का जब कार्य करते हैं तो आधे स्वर के समान इनका उच्चारण इनका प्रयोग हुआ करता है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। या फिर आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति इनकी हुआ करती है, इसी कारण इनको अर्धस्वर कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में ये रहा करते हैं, इसलिए। अब ऊष्म कौन है, तो ऊष्म श, दंती सकार, मूर्धन्य शकार, दंती सकार, मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार, ये तीनों शकार, अर्थात इधर से आप पढ़ेंगे तो कहेंगे तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंतव्य शकार। इसके पश्चात हकार, तो इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है? ऊष्म का अर्थ है उष्णता, उष्णता का अर्थ है गर्मी। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा थोड़ी सी गर्म हो जाती है। श्वास जब जिह्वा इनका उच्चारण करती है तो श्वास थोड़ी सी गर्म हो जाती है। जिह्वा जब प्रयत्न करती है इनको बोलने के लिए, तो श्वास में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, प्रयत्न ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए श्वास जो होती है प्राणवायु थोड़ी सी गर्म हो जाती है, इस कारण इनको ऊष्म कहा जाता है। ऊष्म अर्थात गर्म, तो ऊष्म अर्थात गर्म, उष्ण का अर्थ है गर्म, तो उष्मता अर्थात थोड़ी सी सांसों में गर्मी आ जाने के कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अनुस्वार के विषय में फिर दे रहे हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो ये अनुनासिक के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब अनुस्वार, यह भी स्वर के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम, अहम आया तो यहाँ जो मकार अंत में आ रहा है, मकार अंत में आ रहा है, यही जब स्वर के पहले आएगा, कोई भी यदि मकार का यहाँ पे अहम लिखा, अब इसके जस्ट पश्चात कोई यदि कोई व्यंजन आएगा, कोई भी व्यंजन आ गया, तब ये इस अनुस्वार, ये जो मकार यहाँ पे लिखा है इसको बिंदी के रूप में लिख देंगे। यदि इसके पश्चात कोई स्वर आ रहा है, तब इसको इस प्रकार लिखेंगे मकार के रूप में, जैसे अहम वंदे या फिर हरिम वंदे। माँ व्यंजन वर्ण से पहले आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ व्यंजन वर्ण से पहले आता, पहले अनुस्वार में परिवर्तित, व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यदि ये इस प्रकार जैसे मकार आ रहा है अहम, या फिर कहेंगे हरिम वंदे। हरिम वंदे को समझ लेते हैं, हरिम वंदे। हरिम वंदे, यहाँ पे अनुस्वार जो है, अनुस्वार बिंदी के रूप में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट पहले ये जो व्यंजन वर्ण, वकार व्यंजन वर्ण है, इस कारण इसको इस प्रकार इस मकार के रूप में न लिखकर बिंदी के रूप में इसको एक छोटे से बिंदु के रूप में इसके ऊपर रकार के रेफ के ऊपर लगा दिया। ऐसा कारण, यह लगाने का कारण क्यों है? क्योंकि इस
मकार के इस अनुस्वार के जस्ट पश्चात जो वर्ण आ रहा है वह स्वर के बजाय व्यंजन है। यदि यहीं पर इसी स्थल पर यदि वकार के स्थान पर कोई भी स्वर होता है, अ आ ई से लेकर जितने भी संस्कृत वर्णमाला में स्वर हैं, कोई भी स्वर होता तो यह व्यंजन, यह जो मकार आ रहा है यह बिंदु के रूप में न रखकर सीधे सीधे इस मकार के हलंत मकार के रूप में आ जाता। अब इसके भी ये सब उच्चारण स्थान के ही अंतर्गत हैं। इसके पश्चात उच्चारण स्थानों का भी विस्तार से दिया जा रहा है, तो ये भी इन सब के विषय में कैटेगराइज करके बताया जा रहा है। इसके जस्ट पश्चात पुस्तक में उच्चारण स्थानों का शीर्षक आ रहा है, इसलिए इसके पहले ये सब परिचय करा रहे हैं, इनके विषय में परिचय करा, इन स्वरों के विषय में परिचय करा रहे हैं। तो हरिम वंदे में यहाँ बिंदी के रूप में जो अनुस्वार है वह बिंदी के रूप में क्यों आया? क्योंकि इसके जस्ट पहले व्यंजन वर्ण आ रहा है। इसी स्थल पे यदि व्यंजन वर्ण के पश्चात बजाय कोई भी स्वर वर्ण आ जाएगा तो ये अनुस्वार जो है वो बिंदु के रूप में ना आकर अपने मूल स्वरूप में आएगा, इस हलंत मकार के रूप में आएगा। एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे हरिम हरिम आह्वयति, हरि को बुलाता है। तो यहाँ पे मकार ये हलंत मकार क्यों आया? अनुस्वार है, अनुस्वार यहाँ पे हलंत मकार के रूप में क्यों आया? क्योंकि इसके जस्ट पहले स्वर आ रहा है, ये जो दीर्घ आकार आ रहा है यह स्वर है। इसकी उपस्थिति के कारण यह जो अनुस्वार है, अनुस्वार हलंत मकार के रूप में आया। यही यहाँ पर मकार के रूप में नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले किसी स्वर के बजाय वकार एक व्यंजन के रूप में विद्यमान है। इस कारण यह हलंत मकार के रूप में न आकर सीधे सीधे बिंदु के रूप में ऊपर आ गया, हरि के ऊपर आ गया। अभी यहीं पे कोई स्वर ले आ दे, कोई स्वर वकार के स्थान पे कोई भी स्वर आप ले आ दीजिए तो ये जो अनुस्वार वह बिंदु के रूप में आकर सीधे अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, अर्थात ये हलंत मकार के रूप में ये नीचे आ जाएगा। ये लिखने का नियम है, संस्कृत जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने का नियम है, लिखते समय ये चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में सीधे कहा गया है मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलि हरिम वंदे। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः, मांत के पश्चात यदि मांत अर्थात ऐसे पद जो मांत हैं, जिनका अंत मकार से हो रहा है, उनके पश्चात यदि व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वह मांत वर्ण जो है, मांत जो अंत में मकार विद्यमान है वह बिंदु के रूप में ऊपर चला जाएगा। यदि उसके पहले कोई स्वर विद्यमान है तो वह जो मांत वर्ण आ रहा है अपने मूल स्वरूप अर्थात मांत ही रहेगा। अब ये हरिम है तो यह मांत है, इसको मांत कहा जाएगा। क्यों मांत कहा जाएगा? क्योंकि इस मकार से अंत हो रहा है, इसका हरिम मकार से अंत हो रहा है हरिम, इसीलिए उस सूत्र में कह रहे हैं मांतस्य पदस्य अनुस्वारः हलि हरिम वंदे। यदि मांत के पश्चात कोई अनुस्वार, मांत के पश्चात यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो वह अनुस्वार बिंदु के रूप में ऊपर चला जाएगा। यदि कोई स्वर है तो वह मांत के रूप में ही रहेगा, अनुस्वार अपने मूल स्वरूप में ही रहेगा। मांतस्य पदस्य अनुस्वार हलि हरिम वंदे, यह एक सूत्र ही है पूरा। इसके पश्चात विसर्ग, तो विसर्ग के संबंध में कह रहे हैं कि यह किंचित ह के सदृश उच्चरित होता है। इसका उच्चारण जो विसर्ग है इसका उच्चारण ह के समान, किंचित अर्थात थोड़ा हकार के समान ही होता है, हकार के समान इसका उच्चारण होता है। यह भी स्वर के बाद ही आता है, स्वर के बाद ही यह आएगा, इसका नियम है, यह नियम है। जैसे रामः देवः गुरुः, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बकार है तो मकार ये व्यंजन नहीं है, यह है तो व्यंजन, किंतु हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यंजन, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वर के साथ ही अपना उच्चारण कराते हैं, बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो इसमें इस बकार में आकार छिपा हुआ है, इसलिए इसमें स्वर विद्यमान है। इसी कारण इसके पहले यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, देवः गुरु इत्यादि।
तो स्पष्ट है कि इसकी विसर्ग की परिभाषा के रूप में हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि यह किंचित स्वर के जहाँ जैसा व्याकरण विधि में दे रहे हैं, यह किंचित ह के सदृश सदृश होता है, इसका उच्चारण ह के सदृश होता है और यह स्वर के बाद ही आता है। इसी प्रकार अनुस्वार के संबंध में कि नासिका मात्र से इसका उच्चारण होता है, यह स्वर के बाद ही आता है, यह भी स्वर के बाद ही आता है और यह भी स्वर के बाद ही आता है। यह स्वर के बाद आता है और इसके अनुस्वार के पश्चात यदि स्वर है तो यह अनुस्वार अपने मूल स्वरूप में मानते यहाँ पे इसको मांत कहेंगे, यह मांत के रूप में रखा जाएगा। यदि व्यंजन है तो यह बिंदु के रूप में ऊपर चला जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन अर्थात व्यंजन और व्यंजन को मिला दिया तो दो व्यंजन बन गए। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे का और श के संयोग से बना क्ष, ता और र के संयोग से बना त्र। इसी प्रकार ज और ञ के संयोग से बना ज्ञ। ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के संयोग से जो बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार अब आ रहा है उच्चारण स्थान। तो अब हम लोग उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। इसके पश्चात उच्चारण स्थान, इसके पश्चात दे रहे हैं अभ्यास कार्य। तो उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास कार्य पढ़ लेते हैं, वर्ण विचार समाप्त हो जाएगा। अब उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं। वर्ण विचार में उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनके स्थान और प्रयत्न, उच्चारण के संबंध में स्थान और प्रयत्न, स्थान अलग होते हैं और प्रयत्न अलग होते हैं। इसके विषय में भी क्लियर रहना चाहिए। स्थान अलग होते हैं और प्रयत्न अलग होते हैं। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। स्थान किसे कहते हैं? तो कंठ, ताल, मूर्धा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की ये परिभाषा हो गई। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान कौन है? एक प्रश्न हो गया। तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। इनको उच्चारण स्थान क्यों कहा जाता है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको उच्चारण स्थान कहते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न की उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान क्या है। ये हो गया पहला प्रश्न, इसका उत्तर हो गया। और दूसरा हो गया कि उस उच्चारण स्थान क्यों इनको उच्चारण स्थान कहते हैं, क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर ये दूसरी पंक्ति में हो गया। इसके पश्चात कह रहे हैं कि कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान दो भी होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे वर्ण हैं वर्णमाला में जिनके दो दो उच्चारण स्थान हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ को दिखाया गया है, इनके दो दो उच्चारण स्थान आ रहे हैं। तो आवश्यक नहीं है कि वर्णों के एक एक ही उच्चारण स्थान हो, आवश्यकता अनुसार उनके दो दो, उनकी प्रकृति के अनुसार, कुछ वर्णों की प्रकृति के अनुसार वो दो दो उच्चारण स्थान भी होते हैं। कुछ वर्णों के दो उच्चारण स्थान भी होते हैं। एकदम क्लियर रहना चाहिए। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। इनको उच्चारण स्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का, किन किन स्थानों का? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का स्पर्श करती है, इसलिए इनको उच्चारण स्थान कहते हैं। ये हो गया उच्चारण स्थान का चार्ट। इस चार्ट को ऐसे ही कॉपी में बना लीजिए आप लोग। कॉपी में बना के हम लोगों को देख देख के इन सबको माइंड में सेट कर लेना चाहिए। वैसे आवश्यकता अनुसार ये चार्ट बना सकते हैं हम लोग। चार्ट देखने के लिए ज़्यादा सुविधा होती है, सौकर्य होता है इससे। किंतु
सबसे अच्छा रहेगा कि जो सूत्र आ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थान संबंधी जो सूत्र आ रहे हैं उन सूत्रों को ही याद कर लो। सूत्र याद रहेंगे तो हमेशा जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उन सूत्रों को दोहराइए और सीधे सीधे ये चार्ट भी सेट करके सामने रखेंगे और माइंड में सेट कर लेंगे तो सूत्र याद किया, सूत्र को रिवाइज जैसे ही माइंड में रिवाइज किया ऐसे ही चार्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये चार्ट है ऐसे इस इन स्थानों पे ऐसे ऐसे ये वर्ण सारे आ रहे हैं। तो कंठ है, इसके लिए सूत्र ही है, संस्कृत में सूत्र है। इसकी वृत्ति ही एक पंक्ति में वृत्ति लिखी है टीकाकारों ने कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसका अर्थ है कि आ का वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार दूसरा हो गया तो कंठ देखिए इसमें स्वर में आ रहा है तो स्वर को अलग कर दे रहे हैं, व्यंजन को अलग कर दे रहे हैं, अयोगवाह जितने हैं उनको अलग कर दिया गया है और फिर सम्मिलित रूप से इन सबका उच्चारण स्थान बताया गया। तो कंठ किनका किनका उच्चारण स्थान है, अ और आ का है, क वर्ग का है। क कहने का अर्थ है कि क वर्ग में क ख ग घ अंगा आएंगे। उसके पश्चात अंतस्थ में यकार है, यकार का भी उच्चारण स्थान कंठ है। हकार का भी उच्चारण स्थान कंठ है। उसके पश्चात विसर्ग, विसर्ग भी कंठ के ही अंतर्गत, कंठ इसका भी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही है। इसीलिए कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ क वर्ग ह और विसर्ग। आ कहने का अर्थ है कि आ के साथ आ भी आएगा। आ का वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार इचु यशानम तालु, ई च वर्ग र और श का उच्चारण स्थान तालव्य है। ताल, इनको आप तालु भी कह सकते हैं, तालव्य भी कह सकते हैं। ई च वर्ग या और श। इस प्रकार ई च वर्ग इचु यशानम तालु ये याद करने में बेहद ही सुविधाजनक है। बस जो पंक्ति पंक्ति आ रही संस्कृत में उन पंक्तियों को भी याद कर लिया जाए उच्चारण स्थान के रूप में। तो इसके लिए संज्ञा प्रकरण जो लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ये सारे उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं हम। उदयाचलम की प्लेलिस्ट में पूरे सूत्र सहित पढ़ाए हैं, समझाए हैं, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो इचु यशानम तालु हो गया। इसके अंतर्गत ई ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, च वर्ग, र और श ये सब तालु के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। फिर मूर्धा, ऋतु षाणम मूर्धा, सीधे सीधे एक पंक्ति में कह दिया गया। री, तो री में ह्रस्व री भी आएगा, दीर्घ री भी आएगा, ट वर्ग आएगा, ल और श इनका स्थान मूर्धा है। फिर कह रहे हैं ऋतुल सानाम दंता, ऋतुल सानाम दंता अर्थात ली जो आ रहा है ली और त वर्ग, स्वरों में ली, व्यंजन में त वर्ग, फिर ऊष्म में दंती स इनका उच्चारण स्थान दंत। इसी प्रकार यहाँ पे कंठ की का उच्चारण स्थान है, स्वरों में आ, व्यंजन में क वर्ग, अंतस्थ में य, ऊष्म में हकार और अयोगवाह में विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इस ऐसे कैटेगराइज करके चर्चा करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। फिर ताल में स्वरों में ह्रस्व इकार, दीर्घ उकार, व्यंजन में च वर्ग, अंतस्थ में र, रकार और ऊष्म में दंती स तालव्य श कहेंगे इसको। दंती स यहाँ पे आ रहा है, दंती स का दंत उच्चारण स्थान है तो तालव्य श। तालु है, तालु के अंतर्गत स्वरों में ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, च वर्ग, फिर अंतस्थ में रकार आ रहा है और ऊष्म में तालव्य शकार आ रहा है। इनका उच्चारण स्थान ताल है, इनको तालव्य कहेंगे, तालव्य या फिर तालु कह दीजिए, एक ही बात है। फिर मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत है स्वरों में ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार आ रहा है, ट वर्ग आ रहा है, लकार आ रहा है, फिर मूर्धन्य शकार आ रहा है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है मूर्धा इत्यादि मूर्धा को स्पर्श करते हुए प्राणवायु निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंतव्य के अंतर्गत कौन आते हैं तो ऋकार आता है, त वर्ग आते हैं और जिसको सादा स कहते हैं अब हिंदी में या फिर इसको दंती स कहेंगे। तो इनके उच्चारण स्थान दंत है या फिर दंतव्य भी आप इनको कह सकते हैं। दंतव्य, दंत्य या दंतव्य, यहाँ पे दंत्य केवल कह रहे हैं। दंतव्य, दंत्य ये कह रहे हैं, यहाँ पे दंतव्य भी कह सकते हैं, दंतव्य। इस प्रकार दंत्य या दंतव्य। अब ओष्ठ किनका उच्चारण स्थान है तो ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, प वर्ग, उसके पश्चात उपधमानीय अर्थात प और फ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
नासिका के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? तो अब सारे अनुनासिक स्वर अर्थात जो चंद्रबिंदी जिसको आप हिंदी में कहते हैं और जिसको आप अनुस्वार कहते हैं, और वर्गों का जो 25 स्पर्श वर्ण है उनका अंतिम वर्ण, उनके अंतिम सारे वर्ण अंग अड़ा नमा, ये सभी नासिका के अंतर्गत आएंगे। अनुनासिक अनुनासिक स्वर, सारे अनुनासिक स्वर इसके अंतर्गत, अनुनासिक स्वर में। और ये सब अनुनासिक स्वर, सारे अनुनासिक स्वर किनको कह रहे हैं? यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहने का इसको समझना है। अनुनासिक स्वर अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी संस्कृत वर्णमाला में वर्ण हैं, व्यंजन, ये अर्थात अच वर्ण है, अच, आप अच कह दीजिए या स्वर कह दीजिए, तो ये सभी सारे अच वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब इस अच कहने का अर्थ है इसके अंतर्गत जितने भी स्वर आ रहे हैं सब के ये दो दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक कहने का अर्थ है कि स्वर के ऊपर ऐसे बिंदी, जैसे आकार को मान लीजिए आप, आकार को उदाहरण के रूप में ले लिया, तो ये हो गया अनुनासिक और ये हो गया निरनुनासिक। तो यहाँ जो अनुनासिक स्वर लिखा है इसी कारण लिखा है कि जितने भी स्वर हैं वो अनुनासिक के भेद से दो दो भेद उनके हो जाया करते हैं, तो सारे अनुनासिक स्वर आ जाएंगे। वर्गों का व्यंजन वर्ण के अंतर ये सारे स्वर हो गए। अब व्यंजन वर्ण में कौन कौन आएंगे अनुनासिका के अंतर्गत? तो वर्गों 25 जो स्पर्श वर्ण है उनका जो उनके सारे अंतिम वर्ण, वर्गों के अंतिम वर्ण अंग अड़ा नमा आएंगे नासिका के अंतर्गत। उसके पश्चात ये अयोगवाह जिनको कहा जाता है, इनकी संज्ञा अयोगवाह के अंतर्गत कौन आएगा? तो अनुनासिक आएगा, अनुनासिक अनुस्वार दोनों आ जाएंगे अयोगवाह के अंतर्गत। ये सभी नासिक कहे जाते हैं, नासिका या नासिक्य। अब कंठ ताल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो स्वरों में ए ताल, कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं? तो स्वरों में ओ औ आ रहा है, उसके पश्चात दो स्वर ही आ रहे हैं, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ में दंतोष्ठ में खाली है, जिह्वा मूल में केवल का और खा आ रहे हैं। जिह्वा ये चिन्ह लेकर आते हैं, इनको अर्धविसर्ग कहा जाता है। ये जो चिन्ह लिए हुए हैं इनको अर्धविसर्ग कहा जाता है, अर्धविसर्ग हैं। इस चिन्ह के साथ का और ख आते हैं, प और फ आते हैं, तो ये ओष्ठ के अंतर्गत उपधमानी कहा जाता है, इनको जिह्वा मूली कहा जाता है। तो ये हो गया उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान हो गया। अब प्रयत्न पढ़ लेते हैं हम लोग। ये उच्चारण स्थान, प्रयत्न, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको ऐसे ही बना के रखिए, चार्ट को सामने रखिए। फिर अकुह विसर्जनम कंठ इचुषानम तल ऋतुषाम मूर्धाल ऋतुलसानम दंता उपपद्मनियनोष्ठम यमंगणनाम नासिका च ये दैतो कंठाल वो दैतो कंठोष्ठम वकार से दंतोष्ठम जीवामूले। वहाँ पे वकार भी वकार दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा, वकार से दंतोष्ठम। वकार से दंतोष्ठम जीवामूल, वकार दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सूत्र में सीधे सीधे दिया है। इस चार्ट में यहाँ पे कंठताल के अंतर्गत वकार को दिखा रहे हैं, लेकिन सूत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र में वकार से दंतोष्ठम कहते हैं। तो ये हो गया उच्चारण स्थान। अब प्रयत्न के विषय में पढ़ेंगे हम लोग।